हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज से कक्षा 10वीं की छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षाएं शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको प्रमेय जो 6-7 प्रकार के प्रमेय हैं उनको बताऊंगा। और उन्हीं में से हर साल देखा गया है कि बोर्ड परीक्षा में प्रमेय आते हैं, तो आपको ये 6-7 प्रमेय ही पढ़ने हैं। तो आज जो मैं आपको पहला प्रमेय बताने जा रहा हूँ वो है थेल्स प्रमेय, जिसका एक और नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय का आपको जो कथन है वो डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा। कई बार क्या होता है, बोर्ड परीक्षा पूछता है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो आपको कथन वर्ड टू वर्ड, शब्द टू शब्द याद करना है, जो कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है। चलिए आइए आज हम इसको शुरू करते हैं कि कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कथन के अनुसार हमको क्या बनाना है, इसका चित्र बनाना है। जैसा कि डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है आपको कथन, उसके अनुसार चित्र बना लेते हैं। तो कथन में बोला गया है कि किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज, तो अपन सबसे पहले एक त्रिभुज बना देते हैं। इसमें त्रिभुज आप ध्यान देंगे, त्रिभुज ऐसा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं जैसा कथन में लिखा है। यदि किसी त्रिभुज, स्टार्ट कैसे हो रहा है, यदि किसी त्रिभुज, तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ त्रिभुज आप ऐसा ही बनाएंगे। और सेम त्रिभुज बनता है जो नेक्स्ट प्रमेय पढ़ने वाले हम पाइथागोरस प्रमेय, उसमें भी सेम त्रिभुज बनता है, जिसमें एक भुजा थोड़ा सा छोटी रहेगी, ये बड़ी रहेगी और ये उससे बड़ी रहेगी। ठीक है, चलिए। तो क्या बोला कथन कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो हम या तो इस भुजा के समांतर ले सकते हैं, या तो इस भुजा के समांतर ले सकते हैं, या तो इस भुजा के। तो यहाँ याद रखेंगे कि जो आधार में नीचे बड़ी भुजा है उसके हम समांतर ले लेंगे। तो बोला है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो, तो बाकी दो कौन कौन सी बच जाएगी, ये और ये। तो बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं, तो मान लेते हैं हम ये बिंदु और ये बिंदु, ये दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, तो प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा समांतर रेखा खींच देते हैं, जो कि इसके समांतर रहेगी। तो कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाओं, इन्हीं दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात मतलब जितना भाग ये बटे ये बटे ये। आइए इसको हम नामकरण कर देते हैं इसका। तो ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी। अभी हम दे देते हैं इसको डी और इसको दे देते हैं ई। तो डीई समांतर बनाए बी सी के, और ये जो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी, ए बी और ए सी को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं डी बिंदु और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई एक समांतर रेखा किसके खींच दी, हम बी सी के। चलिए इसके बाद हम लिखेंगे यहां पर दिया है। तो दिया है में आएगा कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ये डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी, जिसमें डीई समांतर बीसी। इतना हम क्या किए इसमें किए। ठीक है, चलिए अब सिद्ध करना है, लिखना पड़ेगा। सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी ये बराबर है ए ई बटे ई सी के। समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब जितना अनुपात इन दोनों का होगा उतना ही अनुपात इन दोनों का भी होना चाहिए। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, बशर्ते ये दोनों क्या होनी चाहिए, समांतर। तो हम समांतर बता दिया और ये सिद्ध करना है। अब आइए हम रचना करते हैं। ये रचना क्या होता है,
तो रचना मतलब अगर किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमको पर्याप्त चित्र के माध्यम से पर्याप्त आंकड़े नहीं मिल रहे हैं, पर्याप्त नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इस चित्र में कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, रचना, जो कि कथन में नहीं बोला है बट हमको करना है ताकि हमको हमारा प्रमेय क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए आसानी से। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करना है, बिंदु बी को बिंदु ई से मिलाना है, तो हम मिला दिए। बिंदु डी को बिंदु सी से मिलाना है, यह मिला दिए। अब क्या करना है, हमको यहां से ई बिंदु से इस ए डी पर लंब डालना है और इस डी बिंदु से यहां पर ए ई पर लंब डालना है। तो चलिए लंब डाल देते हैं। ये डाल दिए हम एक एम, लंब मतलब 90 डिग्री बनेगा दोनों तरफ, और एक लंब डाल देते हैं ये एन। लंब मतलब आप सीधे स्केल से यहां पर रख के सीधा एक लाइन खींच दीजिए, वो क्या कहलाएगा, आपका लंब कहलाएगा। हालांकि अपन चांदा से बना सकते हैं, परंतु आप ऐसा बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बस याद रखेंगे कि ये 90 डिग्री कहलाएगा। लंब जहां पर डलता है वो क्या कहलाता है, 90 डिग्री। और ये क्या कहलाएगा, उसका आधार, जहां पर लंब डल रहा है। चलिए तो हम क्या क्या किए, बिंदु बी को बिंदु ई से मिलाया, तो लिख देते हैं बिंदु बी को बिंदु ई से और बिंदु डी को बिंदु सी से मिलाया। और क्या किए हमने लंब डाला तथा ई एन लंब एडी और डी एम लंब ए ई बनाया। इतना हमने किया रचना में, जो कि कथन में नहीं बोला था पर हमने किया। तो इसको हम किससे दर्शाएंगे, डैश डैश करके शो करेंगे। ठीक है, अब रचना हो गया, सिद्ध करना हो गया, दिया हो गया। अब आता है उपपत्ति। उपपत्ति मतलब होता है जो हमको सिद्ध करना है उसका सॉल्यूशन। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉक्स बना के। ये मान लो त्रिभुज है, त्रिभुज का संकेत, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पर उपपत्ति स्टार्ट करने के लिए मैं आपको कुछ कुछ आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। हमको कभी भी कोई प्रमेय जब भी आपको पढ़ना है बच्चों, तो याद रखना कि उसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सिद्ध करना है वो हमेशा माइंड में रहना चाहिए। सिद्ध करना है क्या, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी। अब एडी कहां पर है, ये एडी है, और डीबी कहां पर, उसी के नीचे डीबी है। तो एडी कौन से त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है, तो एडी आ रहा है एडीबी में। एडी कौन से त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज एडीई में, सॉरी एडीई में। और ये डीबी किस में आ रहा है, तो डीबी आ रहा है बीडीई में, इस त्रिभुज में आ रहा है जो हम रचना करके बनाए थे, बीडीई। और एडी किस में आ रहा है, त्रिभुज एडीई। चलिए अब इसको ले लेते हैं, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। एडीई का क्षेत्रफल त्रिभुज और त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र, अब बटे क्यों लगाए, क्योंकि हमको क्या लाना है, यहाँ पर अनुपात लाना है, बटे लाना है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, बटे कर दिया है। क्लियर है। चलिए अब एडीई का क्षेत्रफल
का सूत्र होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यहाँ पर लिख देंगे 1/2 आधार। अब इसका आधार क्या है, भुजाएं तो 3 है, ऐसा ऐसा ऐसा, और इसका आधार क्या है, आधार वही होगा जहां पर ऊंचाई रहती है, लंब डला रहता है, उसी का मानते हैं आधार। तो ये ई एन किस पर लंब है, एडी पर, तो एडी क्या हो जाएगा इसका आधार, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, वही लंब जो लंब डालता है तो सीधा जाएगा, वही क्या रहेगा उसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी ई एन। ठीक है, अब आते हैं नीचे बीडीई में, तो बीडीई का आधार क्या हो जाएगा, तो बीडीई का आधार हो जाएगा डीबी, और उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी ई एन। अभी बता देता हूं आपको कैसे, यहीं पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को बहुत ज्यादा, कैसे आता है डीबी और ई एन, मैं आपको समझा देता हूं डायग्राम के थ्रू। तो अगर मैं इसका डायग्राम चाहूं तो ये ऐसा बनेगा, इसमें ये ई है, ये डी है, और ये क्या है बी। अब इसकी ऊंचाई, तो ये लंब यहां से यहां डाले हैं अपन, ये लंब अपन यहां डाले हैं जो कि एन है, आगे बढ़ गए। अब ये डायग्राम हमारा ओरिजिनल डायग्राम है जिस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं बीडीई की, इस बीडीए में ये लंब डाला गया है। तो कभी भी याद रखना, किसी भी बिल्डिंग की या किसी भी आकृति की हम ऊंचाई पूछते हैं तो ऊंचाई कभी भी तिरछी नहीं होती है, ऊंचाई कैसी होती है, सीधी। तो ऊंचाई अपन इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये कैसी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई है। सीधी ऊंचाई क्या है हमारी ई एन, भले यहाँ पर कुछ नहीं है काल्पनिक हो, लेकिन ऊंचाई तो यही कहलाएगी। जब हम नाप के किसी को बताएंगे तो उसको ऊंचाई कैसे बताएंगे, ऐसे करके ऐसे ही बताएंगे। इसलिए इसकी ऊंचाई क्या कहलाएगी ई एन, किसकी, बीडीई, त्रिभुज बीडीई की ऊंचाई क्या कहलाएगी, ई एन ही कहलाएगी। और ये बेस किस पर बेस है, बीडी पर, आगे बढ़ाया जाए तो किस पर बेस है, ये बीडी पर, इसलिए आधार क्या हो जाएगा इसका, डीबी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दूसरा, अगर आपको ये सब दिमाग नहीं लगाना है तो याद रखना बच्चों, मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो सिद्ध करना है ये हमारे इंपॉर्टेंट है। सिद्ध करना में क्या है, ए डी बटे डीबी, तो बस उसको याद कर लो आप। तो हमको जब 1/2 लिखना है, 1/2 लिख दीजिए, आधार में क्या लिख दीजिए, यही एडी लिख दीजिए, नीचे क्या लिख दीजिए, डीबी लिख दीजिए। डीबी किसका आ जाएगा, ये बीडीई का आधार आ जाएगा। अब दोनों में क्योंकि एडी इधर की बात कर रही है तो ई एन लंब है, तो ई एन दोनों में लिख दीजिए। उससे क्या होगा, ये और ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटे डी बी, जिसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर से बता देता हूं मैं आपको कि आप सीधा सीधा ए डी बटे डी बी याद कीजिए लेफ्ट साइड को, और 1/2 लिखिए दोनों के साथ, गुणित में ए डी बटे डी बी आ जाएगा, और ई एन दोनों में लिख दीजिए और कैंसिल आउट कर दीजिए, हमारे को यही बचाना है। अब नेक्स्ट हमको ए ई चाहिए और ई सी चाहिए, तो ए ई किस में, इसी त्रिभुज में है, त्रिभुज ए डी ई में ही है, और ये ई सी किस में है, तो ई सी आ जाता है सी ई डी में आ जाता है, सी ई डी में। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई, फिर से वही लिख देंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। मैंने बता चुका हूं ना, याद करने की जरूरत नहीं है अपन को, सीधा सीधा इसको माइंड में रखना है कि पहले ये वाला पोर्शन आएगा लेफ्ट साइड में, अब ये दोनों को लिख दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ई, और नीचे भी हो जाएगा 1/2 गुणित ई सी। अब दोनों में चूंकि अभी हम ऊंचाई को ई एन लिए थे, अब किसको ले लेंगे, इधर ले लेंगे डीएम, तो यहाँ पे डीएम लिख दीजिए, और यहाँ पर भी डीएम लिख दीजिए, डीएम डीएम कैंसल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसल आउट, हमारे पास बच जाएगा ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीई डी का क्षेत्रफल बराबर ए ई
बटे EC, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अथवा ध्यान देंगे आप, हमको जो चाहिए AD बटे DB और AE बटे EC दोनों को इक्वल में चाहिए, ये हमको प्राप्त हो चुका है, मिल चुका है। अब इसको लेकिन बराबर करना है। बराबर कब होगा? ये दोनों बराबर कब होंगे? जब इसके लेफ्ट वाले दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर। अब लेफ्ट वालों को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यहाँ पर भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, नीचे है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, नीचे है त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। ये दोनों नीचे के पोर्शन, हर वाले पोर्शन उसके हर के, ये बराबर नहीं है, इन दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए कक्षा 9वीं में आपने कुछ प्रमेय पढ़े थे जिसके सिर्फ कथन इंपॉर्टेंट थे। तो उसी में एक था कि जैसे कि अपन देख लेते हैं BDE, तो BDE कहां पर? BDE, त्रिभुज BDE, और ये क्या है? त्रिभुज CED। तो त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED, ये दोनों त्रिभुज का एक ही आधार है DE। देखिए दोनों में DE आ रहा है, उसी पर बना हुआ है। ये देखिए DE इस BDE में भी आ रहा है और यही DE इस CED में भी आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED का एक ही आधार DE है और दोनों त्रिभुज किस पे बने हुए, किसके बीच बने हुए हैं? DE और BC, और ये DE BC क्या है? समांतर रेखा है। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED का एक ही आधार DE है और दोनों त्रिभुज समांतर रेखाएं DE और BC के बीच में बने त्रिभुज हैं, इसलिए दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। आपको ये लाइन लिखनी है, जो कि मैं डिस्प्ले में दिखा रहा हूं आपको, कि आपको लिखना है ये लाइन। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं, बट आपको लिखना है, आप नोट डाउन कर लेंगे कि त्रिभुज त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED का एक ही आधार D है और दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं DE और BC के मध्य में बने त्रिभुज हैं, इसलिए दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे? आपस में बराबर। मैं डायरेक्ट इसलिए करके लिख देता हूं, इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल के। दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। अब दोनों जबकि बराबर है तो हम किसी भी एक को बदल देते हैं। इस BDE के जगह हम CED भी लिख सकते हैं और इस CED की जगह हम BDE भी लिख सकते हैं। तो चलिए समीकरण एक से हम क्या कर देते हैं, या एक में कर देते हैं, समीकरण एक में बदल देते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे इस BDE की जगह हम क्या लिख देते हैं? CED लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर हो गया। देखिए पहले BDE था समीकरण एक, अब उसको हम क्या लिख दिए? त्रिभुज CED, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल क्या है? आपस में बराबर। और इधर क्या बच जाएगा हमारे पास? AD बटे DB, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 व समीकरण 2 इसमें बदले थे, तो इससे समीकरण 2 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा? दोनों का लेफ्ट साइड बराबर हो गया। देखिए ये और ये, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। और यही क्या करना था? हमको सिद्ध करना था। ठीक है, समझ में आ गया आपको? फिर से मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा, एकदम सिंपल है। ADE लेना है तो ADE ले लीजिए त्रिभुज, DB लेना है तो DBE ले लीजिए त्रिभुज, और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात कर दीजिए। उसका जो सिद्ध करना है हमको AD बटे DB, तो 1/2 AD और साथ में आ जाएगा EN, और नीचे आ जाएगा 1/2 DB और साथ में आ जाएगा EN कैंसल आउट, 1/2 कैंसल आउट, हमारे पास बच जाएगा AD बटे DB। इसी प्रकार अब AE लेना है तो AE के लिए इस त्रिभुज के ले लीजिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, बटे में EC लेना है तो ले लीजिए
CED का क्षेत्रफल, और दोनों का क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए तो 1/2 आधार में इसी को लीजिए AE, और ऊंचाई के लिए आप ले लीजिए DM, और 1/2 EC, और ले लीजिए DM, यानी कि यही AE/EC। ये देखिए AE/EC। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो दोनों आपस में राइट साइड बराबर है, परंतु इसका जो हर वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन, ये बराबर नहीं है। तो हम एक कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं, यहां पर आप जैसे लिखेंगे, इसलिए इसके ऊपर में यहां पर आपको कथन को उसको लिखना पड़ेगा, एक लाइन को ऐसा करके, क्या कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED का एक ही आधार ये DE है, और दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं DE और BC के बीच में बने हैं, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर। इसलिए इस त्रिभुज BDE की जगह हम क्या रख दिए, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल रख दिए। अब समीकरण 3 और 2 जब तुलना करेंगे, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये थेल्स प्रमेय ये हमारा थेल्स प्रमेय सिद्ध हो गया है। और अगर आपको ये प्रमेय अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ आएगा 2-3 बार बनाइए। और अगर मेरा पढ़ाना आपको, मेरा समझाना अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।